चलो करें स्टार्ट, बातें बंद। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 2.16 देखो फटाफट। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 2.16 16। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 2.16। बेटा कई बार होता है कि क्लास में हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है, या फिर इसके अलावा कोई टॉपिक हमें एकदम से नहीं समझ में आता है, क्योंकि सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती ना कि यार हमारे पास भाई एक बार में समझ में आ रहा है या दो बार में, कई बार प्रैक्टिस करने पे भी आता है, कई बार ऐसा भी रहता है कि उसको और कुछ क्वेश्चंस करें फिर समझ में आता है। इसीलिए लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। और तुम्हें तो जितने भी बच्चे भाई बैच में आ रहे हैं उनको तो सारे लेक्चर्स आज से लेके आने वाले सभी लेक्चर्स तुम्हें ऐप पे मिल जाएंगे। तो जब भी तुम्हें लगे कि यार ये लेक्चर मुझे दोबारा देखना है या ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे दोबारा देखना है, जाके वहां देख सकते हो ऐप पे। ठीक है, तुम्हें लगता है यार पूरा लेक्चर नहीं देखना है, मुझे सिर्फ उतना सा पार्ट देखना है, मान लो आज इलस्ट्रेशन नंबर 8 करा रहा हूँ, मुझे सिर्फ उतना सा देखना है कि सर ने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करवाया था, तो तुम उसको क्या करो आगे बढ़ा लो, फिर वहां पे जाके देख लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 2.16। Aman and Bowman are partners sharing profits equally. Business is being carried from the property owned by Aman on a yearly rent of rupees 24,000। ठीक है, बिजनेस जो है बेटा वो कैरीड बाय प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन, मतलब प्रॉपर्टी किसकी है, अमन की है, वहां पे बिजनेस जा रहा है और ईयरली रेंट कितना आ रहा है 24,000। अमन इज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 1,20,000 पर एनम। यहाँ पे अमन को सैलरी कितनी मिल रही है, 1,20,000 पर एनम की सैलरी मिल रही है। एंड बोमन इज टू गेट कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट सेल, और बोमन को बेटा कमीशन देना है 5% नेट सेल पे, और ड्यूरिंग द ईयर दैट वाज 30 लाख, मतलब आपने सेल कितने की ली है 30 लाख रुपीस की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज रुपीज 5 लाख। आपने क्या करा है, प्रॉफिट जो दे रखा है आपको बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, मतलब इसमें से रेंट माइनस नहीं करा है, और आपका प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 5 लाख रुपीस। प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2022 का। चलो साथ में बनाएंगे सब जने, आ जाओ फटाफट। फॉर्मेट बनाओ सबसे पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम लोगों को लाइट चालू करूं वहां पे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, पूरा इस तरीके से लिखना होता है बेटा। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, क्रेडिट और डेबिट।
अच्छा एक चीज और करी थी सीबीएसई ने इस बार, कॉपी में ना फॉर्मेट्स, प्री प्रिंटेड फॉर्मेट्स दिए थे, बट एक्चुअली प्री प्रिंटेड फॉर्मेट्स में ना काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शनल दिया था कि तुम्हें फॉर्मेट बना के करना है या बने बनाए फॉर्मेट में करना है। बने बनाए फॉर्मेट में प्रॉब्लम क्या आती है, वो क्या ऐसे तो देंगे नहीं, वो क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट दे दिया तुम्हें कि भाई इसमें बनाना है। वो पीछे जैसे पहले ग्राफ नहीं देते थे कि ग्राफ पीछे अटैच कर देते थे और आपको क्या करना होता था, मेंशन करना होता था कि इस क्वेश्चन का हमने यहाँ करा है। मान लो उसकी अगर वर्किंग आप किसी दूसरे पेज पे कर रहे हो, ग्राफ दूसरे पेज पे, तो इस तरीके से आपको मैनेज करना होता था। तो मैंने तो अभी इस बार बच्चों को यही बोला था कि बेटा अपने फॉर्मेट बना लेना, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। हाँ बट फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं अगर आप प्रॉपर नंबर, फॉर्मेट के लाइन खींचने के नहीं है। ये सब चीजें देखी जाती है कि आपने लिखा कैसे है, ये हो गया फॉर द ईयर एंडेड, ये लाइन लिखी है कि नहीं, डेबिट क्रेडिट डाला है कि नहीं, रुपीस का साइन लिखा है कि नहीं लिखा है, इन सब चीजों पे नंबर रहते हैं। ऐसा नहीं कि सर फॉर्मेट बनाना मतलब लाइन खींच दी और हमारा काम हो गया। ठीक है। चलो, और बेटा स्केल यूज कर लेना, सब जने अपनी पर्सनल स्केल लेके चलना, और मेरे को किसी की कॉपी में बिना स्केल के दिखा तो वो क्लास से सीधे बाहर। ठीक है ना। एक दूसरे से स्केल मांगी और ऐसा उल्टे सीधे काम करें फिर देखना तुम। चलो सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है नेट प्रॉफिट, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा था हमें नेट प्रॉफिट, 5 लाख। इस 5 लाख को मैं अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें से मुझे कुछ माइनस करना है, और वो माइनस करना है मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला पॉइंट। अब वो क्या होता है पहले वो समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको करके देखेंगे। यहां तक लिख लिया तो अब थोड़ी देर पहले पूरा ध्यान बोर्ड पे। यस, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चों, यहां तक लिख लिया गया नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीज, ये हमें दिया हुआ था। ओके। एक बात बताओ, रेंट फर्म पे कर रही है, बोलो यस और नो, कि फर्म को मिल रहा है। ये कैसे पता लगेगा कि फर्म को मिल रहा है या फर्म के पास से जा रहा है, कैसे मालूम? बहुत बढ़िया बेटा। मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, तो मैं ना क्वेश्चन तो पढ़ते ही नहीं हूँ, मुझे मालूम है, क्योंकि अब ये तो मैंने बता दिया कि हाँ फर्म दे रही है। तुम पढ़ो तो पहले कि फर्म को रेंट मिल रहा है या फिर फर्म को रेंट देना पड़ रहा है। रेंट अमन को दे रही है फर्म को सर। रेंट देना पड़ रहा है। यस, प्रॉपर्टी अमन की है और ईयरली रेंट किसको जा रहा है, अमन को जा रहा है। मतलब कहने का मतलब फर्म को, फर्म जो है वो रेंट किसको पे कर रही है, अमन को कर रही है ना। चलो, तो अब अमन को कर रही है तो बेटा रेंट जो होता है वो हमारा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब अगर रेंट पे कर रहे हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट कम होता है। अरे हाँ या ना, मैंने कहा था ना, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने जैसे ही बोला रेंट की बात करी, रेंट अमन को जा रहा है ना कि फर्म को जा रहा है। ठीक है, रेंट आप अमन को दे रहे हो, तो जब रेंट आप अमन को दे रहे हो तो ये रेंट जो है बेटा दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू साइड में लिखना था, डेबिट साइड में। अरे हाँ या ना, अपन ने अभी देखा था ना पीएनएल अकाउंट बना के, मैंने क्या बताया था, पीएनएल अकाउंट में क्या आता है, बाय जीपी, फिर बाय सारी इनकम आती है, फिर टू साइड में एक्सपेंसेस लिखते हैं जहाँ पे डेप्रिसिएशन आता है। अरे हाँ या ना, तो वहीं पे हम लोग रेंट भी लिखते हैं। अरे पढ़ा है 11th में, है ना, कुछ की शक्लें ऐसी दिखती है हमने बिना 11th के आ गए 12th में। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। ठीक है, तो रेंट हमने क्या करा है, रेंट हम लोग कहाँ लिखते हैं, टू साइड में हमें लिखना चाहिए था। यहाँ पे आपने रेंट देखो सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ, profit for the year ended 31st March 2022 before providing for rent was rupees 5 lakh। before providing for rent मतलब आपने यहाँ से रेंट माइनस करा ही नहीं है, उसके बाद उस मतलब अगर रेंट माइनस नहीं करा है तो उसके अलावा हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5 लाख रुपीज। तो हमें यहाँ से रेंट को माइनस करना पड़ेगा अलग से। तो आप पीएनएल अकाउंट मत बनाओ, यहीं कहीं बेटा उसको क्या कर दो, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लेस रेंट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, रेंट कितना दिया था, 24,000 रुपीज का रेंट हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये माइनस जो हमने करा दिस इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो मेरा पॉइंट पेंडिंग रखा था मैंने। सर ऐसे और भी पॉइंट आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं, जैसे कि मैनेजर को कमीशन देना। ठीक है, याद रखना पार्टनर्स का कमीशन एप्रोप्रिएशन होता है, बट मैनेजर्स का कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसी रेंट है या और भी कोई एक्सपेंस अगर ये ऐसा देते हैं कि हमें मान लो मैनेजर की सैलरी दी, तो मैनेजर की सैलरी दी आपने वहां से माइनस नहीं करा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में से उसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा।
सर सिर्फ एक्सपेंस ही आते हैं कि इनकम भी आ सकती है? बेटा कई बार कोई इनकम भी आपकी छूट सकती है तो आपको उसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के वो 4 पॉइंट छोड़ देना। कौन कौन से 4 पॉइंट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स एंड कमीशन टू पार्टनर्स। ये 4 पॉइंट्स के अलावा तुम्हें सारी बाकी जितनी चीजें दिखेगी, मान के चलना 99% वो तुम्हारा नेट प्रॉफिट में से या तो प्लस हो रहा होगा या फिर माइनस हो रहा होगा, ठीक है। ये तुम्हारे लिए मतलब ये रटने वाली चीज है, वैसे इसको रटना नहीं चाहिए। कोशिश ये कर रहा हूँ कि फंडा भी समझा रहा हूँ, रटवाना भी चाह रहा हूँ कि रट भी लो और साथ में अपना फॉर्मेट को याद करते हुए भी चले हम लोग, ठीक है। पीछे का फंडा समझ में आता है तो धीरे धीरे याद तो वैसे ही होने लगता है। चलो रेंट माइनस करने के बाद फाइनल आंसर बाहर कितना आ जाएगा? 4,76,000। ओके सर, फाइनल आंसर जो बाहर आ रहा है दैट इज 4,76,000। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है क्या हमारे पास? चेक करो जल्दी से। नहीं है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। सैलरी है, सैलरी किसको जा रही है? ठीक है, तो टू सैलरी ब्रैकेट में लिख दो अमन 1,20,000। टू सैलरी ब्रैकेट में लिखा अमन और 1,20,000। ब्रैकेट में नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मतलब हमें बताना रहेगा कि सैलरी किसको जा रही है। फिर उसके बाद कमीशन है क्या यहाँ पे? कमीशन हमारा कितना, किसको दे रहे हैं कमीशन? मोहन को। और कितना दे रहे हैं हम लोग? बोमन है। 5% ऑफ नेट सेल बोमन को दे रहे हैं और 5% ऑफ नेट सेल 30 लाख की ना। 5% ऑफ 30 लाख कितना हो जाएगा? 5 3 अरे बोलो 15 है ना, तो दैट इज 1,50,000। 50,000। समीर आंसर सही है। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, नेट प्रॉफिट में से रेंट माइनस कर दिया, और कुछ बचा है क्या? देखो क्वेश्चन में हो गई सारी चीजें। अब बता दो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, चेक कर लेते हैं फटाफट। दोनों साइड का टोटल लगाओ और जिस साइड बड़ा आ रहा है जिस साइड छोटा आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लो। इधर आ रहा है 4,76,000, इधर भी आ रहा है इधर हमें चाहिए 4,76,000 और दोनों को प्लस करोगे तो 2,70,000, माइनस करोगे तो 2,06,000। अच्छा ये प्रॉफिट अब किस किस पे बटेगा बेटा? तो एक अमन में और एक बोमन में। अच्छा इसके लिए ना एक मिनट रुकना, मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ हाथों हाथ फॉर्मेट में। चलो प्रॉफिट एक तो अमन में और बोमन में बैठेगा। हमें कोई दे रखा है क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वल बोल रखा है ना शायद, तो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो भी इक्वल, और इसमें तो शायद दे रखा है कि इक्वली शेयर कर रहे हैं तो 1:1 में हो जाएगा। तो 2,06,000 को अगर 1:1 में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? 1,03,000 अमन को आ जाएगा और 1,03,000 बोमन को आ जाएगा। अब एक चीज सुन लो, मैंने ये अभी मिटा के जो नीचे लिखा उसका कारण ये बेटा, ये चीज याद रखना कि टोटल वाली लाइन के ना सामने कुछ मत लिखा करो, यहाँ पे कुछ मत लिखा करो, इसके ऊपर सारा पॉइंट्स लिख दिया करो। मतलब ये जो रहता है ना प्रॉफिट वाले भी, ये सब भी इसी के ऊपर आ जाए। ये जो लाइन खींची है वो उसी के बराबर में खींची है, देख लो जरा एक बार सब जने, नहीं तो फिर एग्जाम में क्या करते हो तुम्हारा बोमन नीचे खसक जाता है, ऐसा होता है ना। अरे सही बोल रहा हूँ और क्या। फिर तुम्हारा क्या होता है, ये वाले पॉइंट्स तुम यहाँ लिखने लगते हो तो वो फॉर्मेट वाइज गलत है। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है पास हो रहा है बच्चा या कम नंबर आ रहे हैं तो फिर मान जाते हैं, बट अगर तुम 90-95 सोच रहे हो, ठीक है, और अगर ऐसी चीजें करके आ रहे हो तो वहां पे बेटा इन चीजों के भी नंबर कटते हैं। एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारा पेपर 80+, 80+ तो इसलिए नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि पेपर ही 80 मार्क्स का होता है,
20 मार्क्स का तो हो जाता है। तो अगर 65 प्लस अगर तुम्हारा पेपर जा रहा होता है, ठीक है, 65, 70 प्लस और 75 प्लस, ये 3 तरीके से जा रहा है। अगर 75 प्लस जा रहा होता है तो डेफिनेटली तुम्हारा पेपर बेटा 2 बार चेक होता है, 2 से 3 बार प्रॉपर हर एक चीज, छोटी छोटी चीज भी नोटिस की जाती है। क्योंकि अगर तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 देना है तो वो इस बेसिस पे देंगे कि तुमने कितना नीट एंड क्लीन और कितना तरीके से क्वेश्चंस को करा है, और तुमने फॉर्मेट और रुपीज वगैरह के सारे यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखा या नहीं रखा, ठीक है। 70 प्लस और 65 प्लस में ये मान के चलना पेपर इन चीजों पे भी चेक होता है। मतलब जैसे एक बार तो आपका नॉर्मल पेपर जो चेक होना हो जाता है, बट कुछ चीजें यहाँ पे भी ध्यान दी जाती है, जैसे लाइक फॉर्मेट है, ओके, रुपीस का साइन है, ये सारी चीजें। हाँ, 75 प्लस में जरूर बोल सकता हूँ कि वहां तो पेपर को बहुत बारीकी से चेक किया जाता है। और सर क्या नंबर आते हैं फुल आउट ऑफ फुल? बिल्कुल आते हैं। अगर मैंने जो बताया, जितना बताया उतना करोगे भाई, एक एक दिन में तुम्हें 20-20 क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। बट अगर तुम कर लोगे तो ये मेरी गारंटी है, मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ, आज वापस से बोलता हूँ, इस बुक को 2 बार करना। इस बुक को अगर तुमने 2 बार कर लिया ना, 2 बार कौन से बोल रहा हूँ मैं, जो पीछे के क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में देता हूँ, अभी तो अपन जो दे रहे हैं अभी तुम सॉल्व करोगे, फर्स्ट टाइम है तुम्हारे लिए, सॉल्व करोगे, देखोगे, बहुत सारी चीजें तुम्हें बनेगी, बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं बनेगी। हम डिस्कस करेंगे क्लास में, उसको फाइंड आउट करेंगे कि चीज हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं उसको समझाऊंगा, करूंगा, तो वो चैप्टर तुम्हारा वहां पे एक बार ओवर हो गया। बीच में तुम्हारे स्कूल में टेस्ट चलते ही रहते हैं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर जब रिवीजन का टाइम आता है ना, तो फर्स्ट रिवीजन में हमारी वापस से सारे अनसॉल्व क्वेश्चन एक बार सॉल्व होने चाहिए। एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 80% आपकी ये बुक वापस से सॉल्व अगर हो गई, तो ये मान के चलना कि 80 आउट ऑफ 80 में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। और मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। ये इकलौता सब्जेक्ट है अकाउंट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉमर्स फील्ड में, और एक टी में लोगों को मिल जाते हैं फिजिकल एजुकेशन में। इकोनॉमिक्स में मिल जाते हैं, बीएस और इंग्लिश में दिक्कत आती है। तो तुम्हारे को बीएस और इंग्लिश में दिक्कत वही आती है, थ्योरी है, कहीं ना कहीं नंबर काट ही लेते हैं, एक आध दो नंबर। बट फिर भी अगर तुम चाहो तो 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट कर सकते हो। और अगर देखो एक चीज और समझना, स्कूल वाले ना नंबर 20 में से 20 जब देंगे जब तुम साल भर परफॉर्मेंस अच्छा रखोगे। अब तुमने क्या करा, क्योंकि ऐसा बेटा मेरे साथ हुआ है, मतलब मैं भुगत भोगी हूँ इस चीज का। और 10th में मैथमेटिक्स में 100 में से 20 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल होते थे, 80 का पेपर आता था, ठीक है। अब हम तो क्या साल भर तो पढ़े नहीं, बट मैथ्स बहुत अच्छा था, साल भर पढ़े नहीं, तो स्कूल वाले टीचर को हमेशा ये लगता था कि यार इनको तो अपने को मतलब ठीक है ना, मतलब कहने का एक हो जाता है ना कि यार ये टॉपर वाली लिस्ट में नहीं आएंगे, इनको तो वही 20 तो नहीं देंगे, 20 आउट ऑफ 20 तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये रहता है बेटा। अब तुम्हें क्या करना है, अगर 20 आउट ऑफ 20 चाहिए तो तुम्हें साल भर परफॉर्मेंस अच्छा रखना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छे से श्योर था मैं कि यार मुझे है ना, जब 80 मार्क्स का पेपर है तो मैं 80 ला सकता हूँ। बट जब पेपर हुआ था तो 1 नंबर की सिली मिस्टेक हुई थी, जो बाहर आके मुझे पता लगा था, वो भी मैं बताऊंगा कि इन सब चीजों का ध्यान क्यों रखा जाता है। और दूसरा, मेरा एक क्वेश्चन था 6 नंबर का, जो मुझे 4 नंबर तक बन गया था, बट आखिरी में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने पेंसिल से सॉल्व करना चालू कर दिया, और बस मेरा आंसर आ चुका था पेंसिल से सॉल्व करने के बाद, और उतने में घंटी बज गई थी और मेरा पेपर ले लिया गया था। पेंसिल से करा हुआ वैलिड नहीं होता है, तो मुझे नंबर नहीं मिले, तो मुझे लग गया था कि मेरे 2 नंबर उसके घटेंगे, तो 3 नंबर घटेंगे। तो मुझे अगर 3 भी घटते, तो अगर स्कूल वाले 20 में से 20 दे देते तो 100 में से 97 मेरा स्कोर बन जाता है ना। बट वही बात है कि यार हमने साल भर ऐसे थे कि मस्ती कर रहे थे, पढ़ाई करते नहीं थे, तो उनको लगता था कि क्या ये स्कोर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मुझे जो नंबर दिए थे वो शायद 18 दिए थे, या फिर 17 या 19 ऐसे, मतलब 20 आउट ऑफ 20 तो नहीं था मेरा, शायद फाइनल स्कोर 95 या 94 था। तो वो 2 या 3 नंबर भी अखरते हैं बाद में कि यार आ सकते थे, ऐसा नहीं था। देखो स्कूल वाले देते हैं अगर 20 और 90, फर्क पड़ता है, एक 95 बोलना, एक 94 बोलना और एक 97 बोलना, फर्क बहुत पड़ता है। इवन 99 और 100 बोलने में भी बहुत फर्क पड़ता है। और ये चीजें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि लास्ट बैच में भी और लास्ट टू लास्ट बैच में भी ये प्रॉब्लम गई है। आखिरी में मुझे मालूम है बहुत सारे इसमें से ऐसे बच्चे जो आखिरी में पढ़ते हैं, और आखिरी में फिर उनको लगता है कि यार अच्छा तुम इसमें तो कर जाओगे, बट प्रैक्टिकल एग्जाम में वो 1-2 नंबर तुम्हारे कम हो जाते हैं। तो कोशिश ये करो कि साल भर अपना परफॉर्मेंस, या साल भर अपन ऐसा करें कि एटलीस्ट हमारा वहां पे ये चीज रहे कि हमें नंबर जितने मिलना चाहिए, जितने हम डिजर्व करते हैं, उससे कम नहीं मिले। आ रहा है समझ में सबको? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। और
क्वेश्चंस को इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी थोड़ी स्टार्टिंग क्लासेस में कम रहेंगे, बट जैसे धीरे धीरे क्लासेस बढ़ती रहेंगी। बेटा हमारे टाइम तो हमें टीचर्स है ना 50-50 क्वेश्चन देते थे, और वो भी कैसे देते थे, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था। और ये तुम मेरे किसी भी हॉस्टल वाले फ्रेंड्स को मैं नाम बता दूंगा, तुम फेसबुक पे सर्च कर लेना, पूछ लेना कि क्वेश्चन ने ऐसा बोला है आपके फ्रेंड ने, लिटरली वो ऐसे ही बताएंगे। हम लोग रात में आते थे, एक सर आते थे हमें पढ़ाने हॉस्टल में, 7 या 8 बजे आएंगे वो, करीब 7 बजे आते थे, कई बार 8 बजे आते थे, खाने खाने के टाइम के आसपास क्वेश्चन देके जाते थे। क्योंकि अगले दिन जैसे मान लो संडे है भाई, जिस दिन संडे नहीं हो चलो उस दिन तो फिर भी हमें टाइम मिल जाता था कि हमें स्कूल में या फिर अपना कोचिंग्स वगैरह में बाद में जो टाइम मिलता है उसमें क्वेश्चन कर सकते हो। संडे के दिन तो आफत हो जाती थी, शनिवार के दिन आए रात में और ने 7-8 बजे क्वेश्चन दिए। कितने क्वेश्चन देखे जाते थे, कम से मिनिमम बता दूं 25-30 तो मिनिमम होते ही थे। और कौन से वाले क्वेश्चन, ये नहीं जिनने मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करे फुल फ्लेज क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, 25-30 क्वेश्चन देके जाते थे और अगले दिन बोलते थे मैं सुबह आ जाऊंगा 6 बजे। अब कहाँ से होंगे, बट और नहीं करो तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती थी, वो हमको आगे पढ़ाते नहीं थे, और उनके बिना हमें समझ में नहीं आता था कि हमें पढ़ना है तो हमें करना ही पड़ेंगे। रात में लेके बैठते थे और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, पूरी रात हम लोग यही करते थे। बट वही चीज है कि जो मुझे अकाउंट्स को लेकर आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और ऐसा भी नहीं है जो तुम रफ वर्क करते हो ना, बेटा मेरी कॉपी कभी है नहीं मेरे पास, मुझे नहीं मालूम था कि आगे मुझे एज अ मतलब टीचर मैं पढ़ाऊंगा करूंगा, नहीं तो मैं कॉपी मेरी संभाल के रखता, मेरा एक एक क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्मेट में होता था। और ये चीज मैंने मेरे सीनियर से सीखी थी, वो वहां पे टॉपर थे। तो एक दिन मैंने देखा कि यार वो प्रॉपर लाइंस, मैंने कहा आप तो होमवर्क ही क्वेश्चन कर रहे हो, फिर प्रॉपर लाइन में क्यों कर रहे हो, तो बोले यहीं से प्रैक्टिस बनाना है, प्रैक्टिस यहीं से बनाना है और यहीं से चालू करना है कि हमें कहाँ तक लेके जाना है, फाइन। बोले एग्जाम में ना फिर दिक्कत आती है, जब हम शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगते हैं तो एग्जाम में भी वही शॉर्ट फॉर्म निकल के आते हैं। तुम लोग एक मीम, मैं तुम्हारे साथ एक मीम शेयर करूंगा, इंस्टाग्राम पे भी कोई हो तो एक पेज फॉलो करके रखना, वहां कर दूंगा यहाँ पे। तो उसमें नहीं आता है वो एग्जाम में लिख रहा है और गाने गाने बज रहे हैं हमारे, देखा है ना। और ऐसा होता है बेटा, लिटरली होता है। तो तुम जो चीज साल भर में कर रहे हो ना वही एग्जाम में निकलती भी है। जहां हम पी एंड एल बोल रहे हैं ना, तो एग्जाम में भी पी एंड एल ही लिख के आते हैं हम लोग, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखना भूल ही जाते हैं कि पूरा पूरा लिखे हैं। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें, तो उन्होंने मुझे बताया था कि फॉर्मेट अभी से चालू कर दे। नरेशन नरेशन बोले एक बार हो जाता है कि नरेशन इसलिए नहीं लिखना चाहिए क्योंकि नरेशन का ऐसा रहता है कि नरेशन लिखना बहुत बड़े पड़ते हैं, अल्टीमेटली टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पे। नरेशन का बस इतना ध्यान रखना है कि लिखना, अदरवाइज तो बाकी पूरा काम फॉर्मेट में बोले कर। तो जब मैं उनकी कॉपी देखा तो मुझे लगा नहीं यार ये तरीका होता है पढ़ने का, फिर मैंने भी वैसे ही करना चालू कर दिया। तो वो चीज, और एग्जाम के पहले 1-2 पेपर्स लेके देखे थे जिसमें था कि हाँ कॉन्फिडेंस में बैठे थे कि पूरा बनता है सारी चीजें। क्या नहीं बनता था, क्यों नहीं बनता था, ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा, और उसके भी रीजन थे, वो अभी रिकॉर्डिंग पे बोल नहीं सकते। बट हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं, धीरे धीरे, जब मैंने कहा था ना बहुत सारी कहानियां हैं, तो तुम्हें ऐसी हमसे सीख लो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम भी बेटा बैंक बेंचर्स हैं। तो मेरे किसी भी फ्रेंड से उठा के पूछ लेना कि 9th में तो नहीं बोल सकता क्योंकि 9th मैंने मतलब फर्स्ट टाइम सीबीएसई में गया था मैं, पहली पहली बार था। बट 6 महीने बाद तो ऐसे हो गए थे, 9th का आधा साल, 10th 11th 12th पूरा पीछे बैठ के करिए, पूरा पीछे बैठ के करिए। मस्ती भी थी, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई भी थी। जैसे मैं तुमको बताया कि मेरे मैथ्स में शायद 95 या 94 ऐसे कुछ मार्क्स आए भी हैं, लगेगा तो रिजल्ट देख लेना। और 12th का रिजल्ट बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। फिर तुम बोलोगे तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे मेरे चक्कर में। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्वेश्चंस देख लो कौन से क्वेश्चंस करना है तुम्हें। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको, इलस्ट्रेशन नंबर 8। होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, या एक काम करो, एक मिनट, अभी सिर्फ 13 और 14 कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, पेज नंबर 2.86। बेटा मैंने क्वेश्चंस बोला है, इलस्ट्रेशन,
हाँ इलस्ट्रेशन 6 करके देख लेना, बन जाएगा। इलस्ट्रेशन 6 बता देता हूँ, उसमें तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है, इसलिए वो 11th का पार्ट है, इससे नहीं कराया है, ठीक है। और P&L अप्रोप्रिएशन, तो P&L अप्रोप्रिएशन तुम्हें आता है, इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी तुम्हारा होमवर्क में ले लेना। तो अभी के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग एंड करते हैं।